सोलर चर्चा विद कृष्णा में आपका स्वागत है। मैं कृष्णकांत श्रीवास्तव। दोस्तों, आज की चर्चा में हम जो विषय लेने वाले हैं वो है सोलर प्लांट लगवाते समय, या यदि आप किसी कस्टमर के घर गए हैं उससे सोलर प्लांट लगवाने के बारे में बात करने, तो हमें किन किन जानकारियों की जरूरत होती है, या वो कौन सी जानकारी है जो हमारे सिस्टम के रिलायबिलिटी, भरोसे, मतलब बेहतर परफॉर्मेंस के लिए या कितना ड्यूरेबल रहेगा वो उस पर निर्भर करेंगी। तो ऐसी बहुत सारी जानकारी है जिनका पता होना हमें बहुत आवश्यक है। यदि वो हमें नहीं पता होंगी तो हमारा सिस्टम प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। चर्चा शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सौर ऊर्जा जागरूकता से अभियान से जुड़ने के लिए प्रेरित करिए। जब हम सिस्टम सोचते हैं कि हमें अपने घर में लगाना है सिस्टम, या सपोज आप प्रोवाइडर हैं और कोई कस्टमर आपसे कहता है कि भाई हमें सिस्टम लगाना है, आइए अपन बैठ के बात कर लेते हैं, तो आपको सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप एक चेकलिस्ट बनाएं। चेकलिस्ट बनाने का मतलब है हमें क्या क्या जानकारियां लेना है या क्या क्या जानकारियां हमें सिस्टम डिजाइन करने में या लगाने के लिए जरूरी होंगी। एक उदाहरण, जैसे कि मान लीजिए आपने पूरी बात कर ली, आपका ऑर्डर फाइनल हो गया है, पूरा सामान साइट पे पहुंच गया है, लेकिन आपने ये चीज बात करते समय नहीं चेक की थी साइट पे कि हमारे पास कितना अवेलेबल एरिया है जिसमें हम सोलर लगा सकते हैं। सपोज आपने 5 किलोवाट सिस्टम लगाने की सोची थी, लेकिन आपके छत पे शैडो फ्री एरिया सिर्फ 2 किलोवाट के लिए है। तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में अब आप सिस्टम नहीं लगा सकते। अब यदि आप कस्टमर से कहोगे कि नहीं सर हमें पहले चेक कर लेना था, तो ये आपके ऊपर उंगली उठाता है कि आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है। यही कारण है कि आप हमेशा कोई भी काम करने से पहले उसकी चेकलिस्ट बनाइए, एक सूची बनाइए कि हमें क्या क्या जानकारियां लेना है, हमें क्या क्या सामान जुटाना है, हमें कैसे काम को प्रारंभ से शुरू तक क्रमबद्ध तरीके से करना है। तो जो हम चेकलिस्ट सोलर के इंस्टॉलेशन के लिए बनाते हैं, उसमें हम सबसे पहले जो पहला पॉइंट है हमारे बनाने के लिए वो है आवश्यकता। जहां हम सोलर सिस्टम लगा रहे हैं या हम खुद के घर में भी लगा रहे हैं या किसी कस्टमर को सजेस्ट कर रहे हैं, तो उसकी मूलभूत आवश्यकता क्या है, बेसिक नीड, बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है। भाई उसके यहाँ पावर फेल होता है बहुत ज्यादा, तो वो बैटरी वाला सिस्टम चाहता है क्या, या उसके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन ही नहीं है, तो क्या वो टोटल ऑफ ग्रिड सिस्टम चाहता है, क्या वो पूरे 24 घंटे सोलर पे चलाएगा अपना लोड, या उसके यहाँ लाइट भी है लेकिन वो बिजली बिल कम करना चाहता है, तो क्या उसे नेट मीटरिंग सिस्टम चाहिए, है ना। तो ये आवश्यकता है, उसकी आवश्यकता हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आप चेकलिस्ट में क्या लिखेंगे? आवश्यकता, कि उसे कौन सा सिस्टम चाहिए या कौन सा सिस्टम उसके लिए सुटेबल रहेगा। तो आप पहले इसकी जानकारी ले लीजिए। अब हमने पिछली चर्चाओं में समझा था कि आवश्यकता पता होने के बाद हमें क्या चीज जानकारी होना चाहिए जो हमारे सिस्टम को इफेक्ट करेगी, वो है लोड। आवश्यकता आपको पता चल गई कि भाई उसे नेट मीटरिंग सिस्टम चाहिए, या ऑफ ग्रिड सिस्टम चाहिए, या होम लाइट सिस्टम चाहिए, या 4 घंटे 5 घंटे बैकअप के लिए वो सिस्टम लगवाना चाहता है। तो अब जो सबसे बड़ी चीज हमें इसमें हेल्पफुल होगी वो क्या है? लोड। आपको लोड पता होना चाहिए, वो क्या क्या लोड चलाना चाहता है। तो आवश्यकता में आप क्या क्या लिखेंगे? सबसे पहला पॉइंट लोड, आप क्या चलाना चाहते हो, या नेट मीटरिंग सिस्टम की बात है तो आप कितनी यूनिट पर डे आप सोलर से बचाना चाहते हो, है कि नहीं। तो आप उसका लोड लिख लीजिए। लोड लिखने के बाद यदि ऑफ ग्रिड सिस्टम है तो फिर आपको क्या जानना जरूरी है? सूर्यास्त के बाद बैटरी पे कितना लोड वो चलाएंगे, कितने घंटे चलाएंगे। 500 वाट लोड चलाएंगे शाम 5 बजे के बाद, तो कितने घंटे चलाएंगे? रात के 9 बजे तक चलाएंगे या पूरी रात चलाएंगे, ठीक है। तो ये बैकअप आवर उनको कितना रिक्वायरमेंट है, कितने लोड पे है, ये हमें पता होना चाहिए। तो ये हम अपनी चेकलिस्ट में लिख लेंगे। जब आपने आवश्यकता जान ली, कितना लोड क्या चलाना है, हमने ये जान लिया जिसपे हम सिस्टम डिजाइन करेंगे। तो अब जब सिस्टम डिजाइन हो गया हमारा, इसके बाद आती है कहाँ हम सिस्टम लगा रहे हैं, उस जगह की भी तो जानकारी हमें होना चाहिए। तो दूसरा पॉइंट जो आता है आपका, आवश्यकता के बाद आपने डेटा ले लिया किस चीज का, उन्हें कितना लोड चलाना है, कितनी देर तक चलाना है, जिसपे आप सिस्टम डिजाइन करोगे। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आपका साइड एनालिसिस। साइड एनालिसिस का मतलब है जिस स्थान पे हम सोलर प्लांट लगाना चाहते हैं, ठीक है, या सोलर प्लांट है या स्ट्रीट लाइट हो या वाटर हीटर हो, कोई भी प्रोडक्ट हो सोलर का, जहां हम उपयोग करना चाहते हैं वहां हमें
हमारे सिस्टम के बेहतर परफॉर्मेंस के लिए पूरे क्राइटेरिया मतलब पूरी चीजें मिलेंगी या नहीं। ऐसा तो नहीं हम जहां सोलर लगा रहे हैं वहां दिन भर धूप ना आती हो, शैडो ही रहती हो, परछाई रहती हो, तो हमारा सिस्टम काम करेगा क्या? नहीं करेगा। सपोज 10 मंजिल ऊपर लगाना है हमें सिस्टम, तो ऐसा आसानी है कि हम सोलर प्लेट जो लगने वाली है उनको हम ऊपर आसानी से ले जा सके या नहीं, ये भी हमें देखना होगा। अब जहां हमने सोलर लगाया है उसके पास हम इन्वर्टर रख रहे हैं या 4 मंजिल ऊपर हमने सोलर लगा दिया, ग्राउंड फ्लोर में इन्वर्टर रखे, तो क्या डीसी पावर को इतना लंबी डिस्टेंस, ठीक है, होना हमारे सिस्टम के लिए सही रहेगा या नहीं? जहां हम इन्वर्टर रख रहे हैं ऐसा तो नहीं वहां पास बारिश आती हो तो वो जगह भीग जाता हो या वहां डायरेक्ट धूप आती हो ना। अगर मेरा सिस्टम या बैटरी जहां रखी वहां प्रॉपर वेंटिलेशन की व्यवस्था नहीं है तो ऐसा तो नहीं हीट जनरेट होगी, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसका हमें पहली मीटिंग में ही सब चीजों की जानकारी अपने पास रख लेना चाहिए या ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि मैं किस जगह पे सोलर लगाऊंगा और मुझे वहां क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो हमारा दूसरा पॉइंट है साइड एनालिसिस। साइड एनालिसिस में जो सबसे बड़ी चीज हम देखते हैं वो ये है कि जहां हम सोलर लगा रहे हैं, मतलब जहां हम मॉड्यूल माउंटिंग स्ट्रक्चर के साथ फिक्स करेंगे, वो प्रॉपर शैडो फ्री स्पेस है या नहीं। हमने पहले दिन ये जाना था कि 1 किलोवाट सोलर लगाने के लिए हमें 70 से लगभग 80 स्क्वायर फीट शैडो फ्री एरिया की आवश्यकता होती है, और वो भी कैसा एरिया होना चाहिए? प्रॉपर साउथ फेसिंग होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं जो सूरज की पोजीशन होती है सनराइज से सनसेट तक, वो साउथ फेस होकर थोड़ा सा झुकाव लेके ही सूर्योदय से सूर्यास्त होता है। अलग अलग मौसम में इसका जो झुकाव है वो अलग अलग हो सकता है, बट रहेगा ये हमेशा साउथ फेसिंग। तो जब हम सोलर लगाएंगे तो ये हमको बहुत जरूरी है कि हम साउथ फेसिंग एरिया ही सेलेक्ट करें। दूसरा, ऐसा एरिया हमें सेलेक्ट करना चाहिए जहां सुबह से शाम तक ज्यादा से ज्यादा धूप मिल सके। ऐसा नहीं सपोज आपने साउथ फेसिंग करके सोलर मॉड्यूल लगा दिए, अब साउथ फेसिंग में इस घर के पीछे एक, यदि ये घर 2 मंजिल है तो इसके आगे 4 मंजिल घर है, तो क्या होगा? जो उसकी 2 मंजिल की हाइट है उसकी शैडो हमारे सिस्टम पे आएगी, ठीक है। तो क्या होगा? हमारा सिस्टम प्रॉपर काम नहीं करेगा। इसलिए आप शैडो फ्री एरिया देखिए। यदि कोई ऐसी बिल्डिंग या कुछ ऐसा है जिसे हम अपना स्ट्रक्चर रेस्ड करके हटा सकते हैं तो जरूर आप अपना स्ट्रक्चर रेस्ड कर लीजिए। साथ ही साथ ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे 5 किलोवाट सिस्टम लगाने के लिए यदि 400 स्क्वायर फीट की जगह थी तो मैं 300 स्क्वायर फीट की जगह है तो उसी में 400 लगाने की कोशिश करूं, बिल्कुल नहीं। इससे क्या होगा? आपको स्पेस नहीं मिल रहा वो आप बाहर जो उनकी बाउंड्री वॉल है उससे अलग करके लगाने की कोशिश करेंगे, जिसमें कल के समय हवा के प्रेशर से वो जो आपने मॉड्यूल बाहर करके लगाए हैं वो उड़ सकते हैं, ठीक है। तो हमारे सिस्टम को नुकसान हो सकता है। तो आप कोशिश करिए बेहतर बेस जहां मुमकिन हो हम वहीं पूरा स्ट्रक्चर लगाएं। ऐसा नहीं कि सपोर्ट देके ऐसे तिरछे एंगल लगा के उस पर हम अपने सोलर मॉड्यूल लगा दें, बिल्कुल नहीं। तो जितना हमें एरिया चाहिए हमारे डिजायर्ड सिस्टम के अकॉर्डिंग 200 स्क्वायर फीट या 500 स्क्वायर फीट वो हमें पूरा मिलना चाहिए, साउथ फेसिंग मिलना चाहिए, और उस पे सुबह से शाम तक ज्यादा से ज्यादा धूप अवेलेबल होना चाहिए। कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा बिल्डिंगों पे सीढ़ियों के टावर रहते हैं, तो उस टावर की क्या होती है 2 या 3 बजे के बाद शैडो आने लगती है। तो यदि मैं ऐसे में सोलर लगाता हूं तो मेरा 2 बजे से शाम तक की जो जनरेशन है वो लॉस होगा। तो मैं कोशिश ये करूंगा कि इतना एरिया लूं अपने मॉड्यूल के लिए जिसमें मुझे शाम को 4 बजे तक तो मिनिमम आपकी शैडो फ्री एरिया मिल सके, ताकि हमारा जनरेशन बेहतर हो। ये है आपका साइड एनालिसिस में पहला चरण, ठीक है, कि हम शैडो फ्री एरिया देखेंगे, साउथ फेसिंग हो हमारा, ये हम चेक करेंगे। दूसरा जो पॉइंट आता है हमारा वो आता है आपका जिस जगह आप सोलर लगाने वाले हैं, ठीक है, आप अपने घर में हो या आप किसी को सजेस्ट कर रहे हो, उस जगह का आप एक ऐसे ही अप्रोक्सीमेट करके ड्राइंग बना लें कि भाई ये इतना रूफ का एरिया है, इसमें ये बाउंड्री वॉल है जिसकी हाइट 3 फीट है, यदि पानी की टैंक रखा है तो कहाँ टैंक है उसकी हाइट कितनी है, ठीक है, ये चीज आप उस ड्राइंग में मेंशन कर लीजिए। यदि और भी कोई चीज उधर पास है छत पे जो आपके कल के दिन इंस्टॉलेशन में आपके लिए रुकावट हो सकती है, उसको भी आप वहां मेंशन कर लीजिए कि
10 फीट बाउंड्री वॉल से दूर ये टावर है या एंगल पड़ा है या ये टैंक रखा है या डिश टीवी लगी है, ताकि जब आप ऑफिस में या कहीं इसकी डिजाइन करें तब आपको ये चीज मेंशन हो जाए कि हाँ भाई मुझे इस चीज को छोड़ के ही इंस्टॉलेशन करना है। ऐसा नहीं कि मैंने पूरा रूफटॉप लेके और अपना स्ट्रक्चर की डिजाइन बना ली और जब मैं लगाने गया तो ये चीज मुझे प्रॉब्लम कर रही है, नहीं। इसलिए आप पहले ही ड्राइंग बना लीजिए, कितने बाई कितने का एरिया आपके पास अवेलेबल है, उस अवेलेबल एरिया में क्या क्या कंपोनेंट है जिनकी मुझे हाइट या जो स्पेस वो ले रहे हैं वो चीज ध्यान में रखना होगा। तो ये आप ड्राइंग एक बना सकते हैं। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट आता है हमारा वो है सोलर मॉड्यूल मैंने लगा दिए, ठीक है, मैंने पूरा शैडो फ्री एरिया चूज कर लिया था, साउथ फेसिंग भी ले लिया, उसमें कोई कंपोनेंट भी मेरा नहीं फंस रहा है, वाटर टैंक के कुछ की शैडो नहीं आएगी। अब सोलर मॉड्यूल से जो मैं डीसी मेरा जनरेटेड पावर होगा उसे इन्वर्टर तक ले जाऊंगा, तो इन्वर्टर रखने की जगह मुझे देखना चाहिए कि भाई उसके कितने पास मैं रख सकता हूँ। ऐसा तो नहीं आपने छत पे सोलर लगा दिया, अब उसके नीचे कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां मैं इन्वर्टर रख सकूं। क्यों? क्योंकि इन्वर्टर जब हम लगाते हैं, चाहे वो आपका नेट मीटरिंग के सिस्टम में हो या आपका ऑफ ग्रिड सिस्टम में हो, किसी भी सिस्टम में हो, जो भी मैं कंपोनेंट यूज करूँ, इन्वर्टर हो या चार्ज कंट्रोलर हो, उसको मुझे ऐसी जगह लगाना चाहिए जहां मुझे प्रॉपर उसकी जो गर्म हो रहा है वो उसके लिए हवा आती रहे, मतलब वेंटिलेशन अवेलेबल हो। साथ ही साथ ऐसी जगह लगाऊं मैं जिसपे डायरेक्ट धूप ना पड़ रही हो, ठीक है, उससे भी असर पड़ता है। इसके बाद आप ये चेक करोगे कि बारिश के दिनों में पानी तो नहीं आता उधर पास, ठीक है, क्योंकि ये फिजिकल डैमेज कहलाते हैं। और फिजिकल डैमेज आपको इन्वर्टर पे 5 साल 10 साल भी वारंटी मिली होगी, लेकिन फिजिकल डैमेज पे वारंटी क्लेम नहीं होती, ठीक है। इसलिए हम ये सारी चीजों को सतर्कता पूर्वक ध्यान में रखें। तो आपने इन्वर्टर के लिए जगह सेलेक्ट कर ली। अब आप ऐसी जगह सेलेक्ट करोगे कि मेरी मॉड्यूल से इन्वर्टर तक की जो लाइन है, जो डिस्टेंस है, ये मिनिमम हो, है ना, क्योंकि जब हम डिस्टेंस बढ़ाते हैं तो हमारा जो पावर में डीसी लॉसेस बहुत ज्यादा होते हैं एसी के कंपैरिजन में। तो आप कोशिश करिए कि कम से कम उस डिस्टेंस को आप रखो, ठीक है। तो आप अपने इन्वर्टर या चार्ज कंट्रोलर, जो भी आप इलेक्ट्रिक कंपोनेंट या डिवाइसेस उपयोग कर रहे हैं, उनके लिए प्रॉपर जगह उसी समय आप उसमें अपनी चेकलिस्ट में लिख लेंगे कि हाँ ये जगह मेरे पास अवेलेबल है, सीढ़ियों के पास या नीचे एक कमरा है उसमें मैं यहाँ पास लगा सकता हूँ, ठीक है। आपने इन्वर्टर रख लिया, डीसी लाइन की आपने डिस्टेंस मेंशन कर ली। इसका एक और आपको सबसे बड़ा फायदा है कि सपोज आपने ये चीज मेंशन नहीं की या ये चीज ध्यान में नहीं है आपके कि सोलर मॉड्यूल से मैं जहां इन्वर्टर या चार्ज कंट्रोलर लगा रहा हूँ वो डिस्टेंस कितनी है। तो जब आप सिस्टम बेचोगे, आप डीसी केबल खरीदोगे, आपने सपोज अंदाज ले लिया यार मैंने डिस्टेंस नहीं देखी, मुझे 10 मीटर लगेगी, और जब आप साइड पे लगाने गए तो आपको 50 मीटर डिस्टेंस हो गई। तो अब वो 40 मीटर का जो खर्च है वो चूंकि आपने पहले उसे मेंशन नहीं किया था कोटेशन देते समय, तो आपको जेब से लग जाएगा, है ना। इसीलिए हमें ये सारी चीजों को मेंशन करना चाहिए ताकि हम कम से कम नुकसान में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट लेके सामने वाले को कोटेशन दे सके। आप डीसी केबल देख लीजिए कितनी लगना है मुझे, उसकी डिस्टेंस लिख लीजिए कि मुझे लगभग 30 मीटर या 40 मीटर या जो भी लग रहा है उतनी केबल लगेगी, इन्वर्टर में इस जगह पे रखूंगा। अब यदि बैटरी वाला है तो बैटरी रखने के लिए भी आप जगह देखिए। यदि आप बैटरी जमीन पे रखते हैं या स्टैंड में रखते हैं तो कैसी जगह है, उसके नीचे मैं क्या रख सकता हूँ, मुझे इन्वर्टर से बैटरी जोड़ने के लिए कितनी लगेगी, क्योंकि जो हम इसके बीच में डीसी केबल उपयोग करते हैं वो बहुत मोटी होती है, जो बहुत कॉस्टली आती है। यदि आप ज्यादा डिस्टेंस कर दोगे तो एक तो आपका लॉसेस भी होगा, दूसरा ये जो कॉस्ट है आपकी ये भी बिना मतलब के खर्च होगी, फिजूल खर्च होगा ये, ठीक है। तो आप इन्वर्टर की जगह देखोगे, बैटरी की जगह का सिलेक्शन करोगे। इसके बाद आपका आता है अर्थिंग जो आप लाओगे। हमने पिछली चर्चाओं में सुना कि अर्थिंग हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, और आपका लाइटिंग अरेस्टर तो आप कहीं भी लगा सकते हो मॉड्यूल के चारों तरफ। तो आप इन चीजों की जगह भी देखोगे कि यदि मैं नीचे ग्राउंड में अर्थ पिट बना रहा हूँ तो अर्थ पिट से मैं कितने बेहतर तरीके से वो जो स्ट्रिप का उपयोग करूँ या मैं कॉपर वायर का उपयोग करूँ, ठीक है, या केबल का उपयोग करूँ, तो कहाँ से मैं उसको ड्रेसिंग करके या आपको पंच करके दीवार में लेके आऊंगा ताकि मैं उसे इन्वर्टर में जोड़ सकूं या मेरा जो मॉड्यूल का स्ट्रक्चर है मैं उसमें जोड़ सकूं, ठीक है। तो ये चीजें भी आपको उसी समय चेकलिस्ट में लिख लेना चाहिए कि मुझे 100 मीटर अर्थिंग स्ट्रिप लगेगी या 50 मीटर अर्थिंग स्ट्रिप लगेगी या
जितनी भी डिस्टेंस हो रही है अर्थ पिट से लेके मेरे मॉड्यूल तक, मेरे इन्वर्टर तक, ये आप पहले ही मेंशन कर लीजिए, ताकि जब आप कोटेशन देंगे या आप खुद के घर में भी लगा के जब सामान खरीद रहे हैं तो उस समय आप ये चीजें पहले से ही पता हो आपको कि मुझे 100 मीटर लगना है या 100 फीट लगना है या 10 मीटर लगना है। ऐसा ना हो कि कल जब हम मेन काम चालू करें हमारी साइट और हमें ये सामान कम पड़ जाए या हमने ज्यादा ले लिया है तो वो बेवजह वहां रखा रहे, है ना, पैसे फंसाना ही होगा। तो ये सारी चीजें आपको चेक लिस्ट में मेंशन करना बहुत जरूरी है। हमने अर्थ पिट देख लिया, ये डिस्टेंस भी देख ली। अब यदि आप नेट मीटर सिस्टम लगा रहे हो या ऑफ ग्रिड सिस्टम लगा रहे हो तो नेट मीटर सिस्टम में क्या करना पड़ता है, हमें जो भी हमारा जनरेटेड पावर है इन्वर्टर में उसको हमें नीचे नेट मीटर तक ले जाना पड़ता है। तो ये बहुत जरूरी है कि जो हम इन्वर्टर से नेट मीटर तक की डिस्टेंस भी मेजर आज ही कर ले, ठीक है, कि हमें 50 मीटर तार हो जाएगा या 100 मीटर लेना पड़ेगा या 10 फीट में हो जाएगा। मीन जब आप कोटेशन में या जब आप सिस्टम खरीदोगे तो ये चीज आपको जानकारी रहे कि मुझे कितनी केबल खरीदना है, ठीक है। तो ये आप पहले से चेक लिस्ट में मेंशन कर लीजिए। इसके बाद आपका पॉइंट आता है कि जो सामान हमें साइड पे लगना है, यदि मैं वेल्डिंग कर रहा हूं तो वेल्डिंग मशीन, फिर उस वेल्डिंग मशीन को कनेक्शन कर सकता हूं या नहीं, ठीक है। पैनल लाना है तो मैं कैसे लाऊंगा, लिफ्ट से लाऊंगा या सीढ़ी से लाऊंगा या बाजू में घर के बाहर से रस्सी से खींचूंगा। वेल्डिंग करना है तो उसका मटेरियल कैसे मेरी साइड पे आएगा, ये सारी चीजें भी आप आज ही मेंशन कर लीजिए चेक लिस्ट में। ऐसा तो नहीं मुझे 2 लेबर की जगह 10 लेबर की जरूरत पड़ेगी, पता चला आप 2 लेबर लेके साइड पे आ गए लेकिन अब इनसे सामान ही खींचते नहीं बन रहा है या नीचे से कोई ऊपर एंगल पकड़ा रहा है तो वो 2 लोग नहीं खींच पा रहे, तो मुझे 10 लेबर लाना थे। तो आज ही आप चेक लिस्ट में ये सारी चीजें लिख लीजिए कि मुझे कितने लेबरों की या कितने मैन पावर की जरूरत होगी साइड पे, ठीक है, ताकि कल के दिन जब हम साइड पे काम शुरू करने की सोचे तो हमें बीच काम में, आधे फंसे हुए काम में ये सारी समस्याएं ना आए। आज ही से हम इसकी तैयारी करके रखें, तैयार रहें। तो ये आपका हो गया। इसके बाद ये सारी चीजें जब आप कर लेते हो साइट एनालिसिस में, आपको सबसे जो मेन चीज अब देखना है वो ये है कि जितना आप सिस्टम लगा रहे हो या जिसके छत पे लगा रहे हो या फैक्ट्री है तो उसके शेड पे लगा रहे हैं, तो क्या वो शेड या क्या वो रूफ आपके सिस्टम के लोड को बेयर कर सकता है, झेल सकता है। एक पैनल का वजन जो है 300-350 वॉट वाले मॉड्यूल का वो 20 से 25 किलो होता है। अब उसके साथ जब आप लोहा लगाते हो तो 1 किलोवाट सिस्टम में लगभग 80 से 120 किलो लोहा लग जाता है ना। तो अब 120 किलो ये हो गया, साथ में आपने 3 या 4 पैनल यूज करे तो लगभग 80 से 100 किलो वो हो गया। तो आप ये मान के चलो कि टोटल जो भी आपका वेट हो रहा है ना, एल्युमिनियम का स्ट्रक्चर यूज करते हैं तो अलग वेट होता है, एमएस का यूज करते हैं तो अलग वेट होता है, हम कितने एमएम का एंगल या स्क्वायर या टी या सी चैनल यूज कर रहे हैं वो अलग होता है। तो हमारा जो भी स्ट्रक्चर का प्लस हमारे मॉड्यूल का वेट होगा, है ना, जो भी वेट होना है वो वेट कितना हो रहा है, उस वेट को या वजन को हमारा ये रूफ, हमारा छत या हमारा टीन सेट झेल सकता है या नहीं, बियर कर सकता है या नहीं, वहन कर सकता है या नहीं। क्योंकि यदि आज मैंने ये लगा दिया, कल के दिन यदि मैंने ये चीज की जानकारी नहीं रखी तो क्या होगा, मेरा पूरा का पूरा जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, जो संरचना बनाई है वो टूट सकती है, जिससे जान माल का भी नुकसान हो सकता है। तो आप जहां भी सिस्टम इंस्टॉल करना चाहते हैं साइड एनालिसिस में ये चीज जरूर ध्यान में रखें। जो स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं, स्ट्रक्चर डिजाइनर होते हैं, वो आपको ये आसानी से बता देते हैं कि भाई ये जो रूफ है ये आपके 100 किलो या 200 किलो या 500 किलो वाट के लोड को एक फिक्स जगह पे रखने के लिए कैपेबल या सक्षम है या नहीं। तो ये जानकारी भी हमें रहना चाहिए। साथ ही साथ आपको ये हो गया आपका साइड एनालिसिस में आपने क्या क्या देखा, शैडो फ्री एरिया, साउथ फेसिंग एरिया, मुझे जो मेरा डीसी वायर उपयोग करना है इसकी लेंथ कितनी लेना है, साथ ही साथ जो मैं अर्थिंग करना चाहता हूँ ये कितनी अर्थ पिट से मेरे इसकी दूरी कितनी है, मुझे जहाँ इन्वर्टर या अदर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रखना है वो प्रॉपर है या नहीं, वहाँ वेंटिलेशन है या नहीं, वहाँ धूप या पानी का असर होता है या नहीं, जो मुझे एसी लाइन ले जाना है वो
कितनी लगना है मुझे, ठीक है, ये चीज मैंने मेंशन कर ली। कैसे ले जाऊंगा मैं, ऐसा नहीं डायरेक्ट ऊपर लगा के नीचे लटका दूंगा, क्योंकि वो देखने में खराब लगेगा। प्रॉपर ड्रेसिंग बहुत जरूरी है। इसके बाद मैंने क्या देखा, जिस रूफ पे या जिस टीन सेट पे या फैक्ट्री के सेट पे मैं लगा रहा हूँ अपना स्ट्रक्चर, वो उसके टोटल लोड को झेलने के या वहन करने के लिए कैपेबल, सक्षम है या नहीं। तो ये सारी चीजें मैं अपनी चेक लिस्ट में रखूंगा। साथ ही साथ यदि आप नेट मीटर सिस्टम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको साथ में क्या जानकारी की जरूरत है। जहां हम सोलर सिस्टम लगा रहे हैं, ठीक है, वो बिल्डिंग या वो जगह जिसके नाम से मैं अप्लाई कर रहा हूं उसका है या नहीं। अगर उसके नाम पे है तो मुझे क्या लगेगा, जो ओनरशिप के डॉक्यूमेंट होते हैं, टैक्स स्लिप हो या आपके जो बही बोलते हैं जिसे, ठीक है, वो हो या स्टाम्प पेपर हो या आपके पावर ऑफ अटर्नी जो होती है वो हो, तो ये डॉक्यूमेंट मेरे को लगेंगे जब मैं अप्लाई करूंगा उस समय। साथ ही साथ यदि सब्सिडी अवेलेबल हो रही है आपको सिस्टम पे तो आपका बैंक अकाउंट भी लगेगा कस्टमर का। जहां मैं सिस्टम लगा रहा हूं और जिस कस्टमर के नाम से मैं एप्लीकेशन कर रहा हूं, उस घर का जो मीटर है, ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन है, वो उस व्यक्ति के नाम पे है या नहीं। यदि उसके नाम पे नहीं है तो मैं अप्लाई नहीं कर सकता। मैं वही कनेक्शन के लिए अप्लाई कर सकता हूं जहां जो व्यक्ति अप्लाई कर रहा है, आवेदक का नाम, जिस इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन पे अप्लाई कर रहा है उसका नाम, जिस जगह पे लगा रहा हूं वो भूमि उसकी है या नहीं। ये सारी चीजें मुझे देखना बहुत जरूरी है। इसके बाद जब आप अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से जरूरी नहीं कि आपको परमिशन मिल जाए। बहुत सारी लिमिटेशन होती है जिसके अकॉर्डिंग आपकी जो आपने अप्लाई किया है वो रिजेक्ट भी हो सकता है आप एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन देने के बाद ये सारी चीजें आप पता करें कि वहां मुझे एप्लीकेशन अप्रूव्ड होने के लिए क्या क्या मुझे सही जानकारी इसमें भरना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट इसके साथ लगेंगे। तो आप अपने जो भी नियरेस्ट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपका ऑफिस है, ठीक है, डिस्कॉम जिसे बोलते हैं, तो आप वहां जाके ये सारी चीजें पता कर सकते हैं। ऑफ ग्रिड सिस्टम में हमें किसी भी प्रकार की परमिशन लेने की जरूरत नहीं हो सकती। आप कितना भी सिस्टम लगा सकते हैं, वो आपके ऊपर है। आपको किसी भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से अप्लाई नहीं करना है परमिशन लेने के लिए, ठीक है। सिर्फ नेट मीटर जो सिस्टम है या जो जिसमें भी हम एक्सपोर्ट करते हैं उस सिस्टम में हमें ये बहुत जरूरी है कि हम एप्लीकेशन लेके वहां से परमिशन लें, उनकी अनुमति लें, तभी हम काम चालू कर सकें। तो ये आपकी चेक लिस्ट है जहां पास आपको ये सारी चीजें मेंशन करना है, ताकि कल के दिन जब आप काम शुरू करोगे और काम शुरू करने में आपको किसी भी प्रकार की परेशानी ना आए। इसके अलावा आपको क्या करना है, जब आप चेक लिस्ट बना लेते हैं और आपने कस्टमर से सारी इंफॉर्मेशन ले ली कि उसकी क्या हो सकता है, उसको कौन सा सिस्टम सुटेबल है, मैंने साइट प्रॉपर देख ली कि हाँ जो कस्टमर को लगना है 2 किलोवाट 5 किलोवाट जो भी सिस्टम, वो अपने सिस्टम पे उसके पास पर्याप्त जगह है, ठीक है, तो वो लगा सकता है। जब मेरी चेकलिस्ट बन जाती है तो मैं कस्टमर को फिर सजेस्ट कर देता हूँ कि सर ये है, बिल्कुल हो जाएगा ये सिस्टम जितना आपको लगाना है। फिर मैं उसको कोटेशन देता हूँ। कोटेशन में ये सारी चीजें मेंशन कर देता हूँ कि भाई इस कंपनी का इन्वर्टर है, इस कंपनी की बैटरी है, इस कंपनी का मॉड्यूल है, या मैं खुद के घर में भी लगा रहा हूँ, तो ये सारी चीजें मुझे देखना है। एक सबसे बड़ा पॉइंट है कि जब आप सिस्टम खरीदो तो जो भी आप कंपोनेंट लगवा रहे हो उसकी एक बार गूगल पे आप सर्च कर लीजिए कि मैं जिस कंपनी से लगवा रहा हूँ वो रिलायबल है या नहीं, उसने जो पहले के काम किए हैं उनका फीडबैक कैसा है। यदि मैं जिस कंपनी का सोलर मॉड्यूल उपयोग कर रहा हूँ उसकी डेटा शीट यदि मुझे गूगल पे मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है। उसकी एफिशिएंसी कितनी है, उस पर प्रोडक्ट वारंटी कितनी है, उस पर परफॉर्मेंस वारंटी कितनी है। ये 2 प्रकार की वारंटी है जो मेनली आपको सोलर मॉड्यूल पे मिलती है, ठीक है। प्रोडक्ट वारंटी 5 साल 10 साल 15 साल हो सकती है। परफॉर्मेंस वारंटी लगभग 99.9% कंपनियां हैं जो 25 साल देती हैं। प्रोडक्ट वारंटी का मतलब ये है कि इस प्रोडक्ट में जो आप हमसे ले रहे हो, यदि मैंने आपको 5 साल वारंटी दी तो इसके दौरान यदि इसमें किसी भी प्रकार की खराबी आती है, माइक्रो क्रैक दिखाई देते हैं या अंदर सीपेज आ जाता है, ठीक है, नमी दिखने लगती है, या जो इसमें इंसुलेशन है या बैक साइड कवर है वो तो कहीं नहीं निकल गया, जो एल्युमिनियम का फ्रेम लगा है चारों तरफ कहीं वो तो लूज नहीं हो गया, जो मैंने इसमें डायोड यूज किए हैं उसमें किसी प्रकार का खराबी तो नहीं आ रही, जो जंक्शन बॉक्स मैंने उसमें चिपकाया है सिलिकॉन जेल से तो वो तो कहीं नहीं निकल आया, ठीक है।
या ऐसा नहीं जंक्शन बॉक्स है वो ऑटोमेटिक उस पे वेदर का इफेक्ट हो रहा हो तो वो तो नहीं खराब हो रहा। तो ये जो सारी वारंटी है ये आपकी प्रोडक्ट वारंटी में आती है। ठीक है, मेरा सिस्टम अचानक से 0 तो नहीं बनाने लगा जनरेशन, है ना, तो ये प्रोडक्ट वारंटी में आएगी। परफॉर्मेंस वारंटी जो होती है, तो परफॉर्मेंस वारंटी का ये मतलब है कि आने वाले 25 साल में जो मैंने आपको वारंटी दी है, मेरा मॉड्यूल जो मैंने बोला है ये परफॉर्मेंस करेगा ही करेगा, जो मैंने जनरेशन बोला है ये जनरेशन करेगा ही करेगा। यदि 25 साल के पहले मेरा सिस्टम जैसे 300 वॉट का मॉड्यूल है और पता चला 25 साल के पहले ही वो 10 वॉट या 20 वॉट बनाने लगा या 100 वॉट बनाने लगा, तो आपको जो है आप क्लेम कर सकते हो वारंटी के लिए कि भाई आपका मॉड्यूल प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गई उसकी परफॉर्मेंस वारंटी, वो कैसा काम कर रहा है। इन्वर्टर है तो इन्वर्टर में 2 प्रकार की वारंटी आपको मिल सकती है, प्रोडक्ट वारंटी और ऑन साइड वारंटी और ऑफ साइड वारंटी। हमने पिछले जो भी वीडियो लेक्चर है उनमें ये चीज डिस्कस की है कि ऑन साइड वारंटी क्या होती है और ऑफ साइड वारंटी क्या होती है। तो जब भी आप सिस्टम लगवाओ तो आपको चेकलिस्ट के साथ साथ ये सारी चीजें का ध्यान जरूर देना चाहिए कि मैं कौन सा सिस्टम उपयोग करूंगा, कौन सा प्रोडक्ट उपयोग करूंगा, मॉड्यूल किस कंपनी का होगा, उसकी परफॉर्मेंस कितनी है, एफिशिएंसी कितनी है, या जो स्ट्रक्चर उपयोग कर रहा हूँ वो कितने साल तक टिकाऊ है, 5 साल चलेगा, 10 साल चलेगा या 25 साल चलेगा। ऐसा तो नहीं अगले 2 साल बाद ही उसमें जंग लगने लगे, ठीक है, तो उससे आपको नुकसान है। साथ में जो मैं कंपोनेंट उपयोग कर रहा हूँ, डीसी केबल, एसी केबल, डीसी टीवी, एसी टीवी, एजेबी, एसएमबी या ब्रेकर्स है, फ्यूज है, एसपीडी है, ठीक है, चार्ज कंट्रोलर है, मेरा इन्वर्टर है, या बैटरी उपयोग कर रहा हूँ वो क्या है। ऐसा नहीं कि मैं लोकल कंपनी की बैटरी उपयोग कर रहा हूँ जो प्रॉपर काम नहीं करेगी, C10 उपयोग कर रहा हूँ या C20 उपयोग कर रहा हूँ। बैटरी को मैं जमीन पे रखूंगा तो क्या लॉसेस होंगे, उसके नीचे इंसुलेशन लगाऊंगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, बैटरी के साथ जब मैं कनेक्शन बनाऊंगा तो मुझे लग क्यों उपयोग करना है और कितने लग लगेंगे। ठीक है, साथ ही साथ अर्थ पिट बनाते हैं तो वो कैसा बनना चाहिए, इलेक्ट्रिकल अर्थिंग उपयोग करूंगा या केमिकल अर्थिंग उपयोग करूंगा या जो मेरी कन्वेंशनल अर्थिंग प्रोसेस होती है आपकी नमक और कोयला वाली वो उपयोग करूंगा। अर्थ स्ट्रिप उपयोग कर रहा हूं तो वो GI स्ट्रिप रहेगी या आपकी मैं कॉपर स्ट्रिप उपयोग करूंगा या कॉपर वायर का उपयोग करूंगा। ठीक, सिविल वर्क जो करूंगा वो कितना करना पड़ेगा मुझे। तो ये सारे जो खर्चे हैं, जो एक्सपेंस है, ये आप सिस्टम जब हम सेलेक्ट करते हैं या डिजाइन करते हैं उसी समय हमें मेंशन करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि यदि आपने आज मेंशन नहीं किया और आपने काम स्टार्ट कर दिया तो हो सकता है आपने जितना बजट बनाया था कि मेरे पूरे सिस्टम में मेरा 1 लाख या 1.25 लाख लगेगा, तो हो सकता है आपने प्रॉपर नहीं की कैलकुलेशन, तो ये जो 1.25 लाख का बजट है आपका 1.5 लाख, 1.25 लाख भी जा सकता है, तो वो अच्छा नहीं रहेगा आपके लिए। इसलिए आप जब चेकलिस्ट बना रहे हैं तभी आप ये सारी चीजें मेंशन कर लीजिए तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही साथ जब एक बार सिस्टम लग जाता है, ठीक है, आपका सिस्टम लग गया, सपोज आप प्रोवाइडर है, आपने सिस्टम लगा दिया, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि सिस्टम लगाने के बाद कस्टमर के हैंडओवर करने से पहले लगभग 7 दिन तो आप उसे अंडर ऑब्जर्वेशन में जरूर रखें। जरूर उसका जो परफॉर्मेंस है, मींस आप डेली उसको क्या कर सकते हो, सुबह की आपने रीडिंग ले ली, शाम की रीडिंग ले ली, इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका सिस्टम कितना जनरेशन कर रहा है। ऑफ ग्रिड सिस्टम है तो जब हम उसे उपयोग कर रहे हैं तो पीक लोड कितना बेयर कर सकता है, वो ऐसा नहीं ओवरलोड हो जा रहा है कोई एक आपका, मैंने यदि अप्लायंसेस उस पर ज्यादा कर दिया तो बैटरी बैकअप कितना दे रहा है, वो ऐसा नहीं मैंने 7 घंटे का कैलकुलेशन किया था वो सिर्फ 2 ही घंटे कर रहा है। क्यों कर रहा है? बैटरी गर्म तो नहीं हो रही, मेरा इन्वर्टर ज्यादा गर्म तो नहीं हो रहा है कि नहीं, प्रॉपर चार्जिंग कर रहा है या नहीं, प्रॉपर ओवर चार्जिंग की प्रोटेक्शन परफॉर्मेंस है या नहीं, लो बैटरी कितने पे हो रही है। ये बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे कस्टमर को हैंड ओवर करने से पहले खुद ही चेक कर लेना चाहिए। यदि नेट मीटर सिस्टम है तो कितना एक्सपोर्ट हो रहा है, कितना जनरेशन हो रहा है कि नहीं, ये सारी चीजें मुझे पहले ही लिख लेना चाहिए। साथ ही साथ आपको जब MPV वाले या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले मीटर चेंज करने आते हैं, नॉर्मल मीटर को नेट मीटर चेंज करने, तो आपको जो रीडिंग वो ले जा रहे हैं पुराने मीटर की और जो नया मीटर लगा रहे हैं, तो ये रीडिंग भी आप अपने पास मेंशन करके रख लीजिए ताकि कल के दिन यदि कोई बिलिंग में प्रॉब्लम आती है तो कस्टमर आपको परेशान ना करे। या
आपसे ये ना कह सकते कि भाई ये देखो ये गलत रीडिंग कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास पूरा डेटा लिखा रहेगा। आप उन्हें बता सकते हो कि नहीं सर ये देखो ये प्रूफ है मेरे पास। तो आप प्रोवाइडर हो तो चेकलिस्ट आपके लिए बहुत जरूरी है, या आप खुद के घर में लगवा रहे हैं तो भी आपको चेकलिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल हम फिर से आप और हम मिलकर चर्चा करेंगे एक नए विषय पे। आज यदि आपको जो हमने चर्चा किया है इसमें कोई समस्या हो या कोई पॉइंट हमसे छूट गया हो जो आप हमसे साझा करना चाहते हैं, या कोई दूसरी जानकारी जो आप हमसे लेना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मुझसे फेसबुक पे जुड़ सकते हैं, या अपने आसपास ग्राम पंचायत में, स्कूल, कॉलेज या अन्य तकनीकी संस्था में सौर ऊर्जा जागरूकता कार्यक्रम या प्रशिक्षण कार्यक्रम या 1 या 2 दिन की वर्कशॉप करना चाहते हैं, ठीक है, या आप खुद ट्रेनिंग लेना चाहते हैं रिपेयरिंग की, सिस्टम इंस्टॉलेशन की या दूसरी भी, तो आप मुझसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों को सौर ऊर्जा से जुड़ने के लिए प्रेरित करें, जागरूक करें लोगों को, इसके लाभ के बारे में बताएं कि हम इससे आर्थिक तरीके से क्या लाभ है, हमें पर्यावरण पे इसके कितने अच्छे जो लाभ है वो मिल सकते हैं, पर्यावरण संरक्षण में इसका कितना योगदान हो सकता है। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।